हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट यूनिट से। तो देखो, जो सबसे फर्स्ट यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आपको 4 चैप्टर करने हैं। तो एक बार अपन इंट्रोडक्शन लेते हैं इन सारे चैप्टर में अपन को करना क्या है, फिर अपन फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पहले जो ये यूनिट है, ये यूनिट में क्या करना है वो समझते हैं। तो देखो, इस यूनिट की जो हेडिंग है उसमें आपके एक वर्ड आ रहा है डाइवर्सिटी, जो आपने अच्छे से समझा है पहले भी क्लास 10th में। डाइवर्सिटी वर्ड का मीनिंग होता है वेरिएशन से। किसी भी चीज में कितनी वेराइटी है उसे अपन क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होगा कि लिविंग थिंग्स में या लिविंग बींग्स में कितनी तरह की वेराइटी है, वो अपन को इस यूनिट में अच्छे से करना है। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है वो आपको यूनिट जो है वो आपको 4 चैप्टर में स्टडी करनी है। जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, जो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, उन्हें अपन कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद अपन समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होगी। और उसके बाद अपन जब एक बार समझेंगे कि डाइवर्सिटी होती है तो इतनी सारी वैरायटी ऑफ लाइफ को अपन कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी को अपन एक साथ तो स्टडी कर नहीं पाएंगे। तो अपन को उनकी क्या करनी पड़ेगी, कैटेगरी बनानी पड़ेगी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे। तो जो कैटेगरी बनाई जाएगी वो भी अलग अलग तरीके से बनाई जाएगी। सबसे पहले बड़ी कैटेगरी बनेगी और फिर उससे छोटी कैटेगरी, फिर उससे छोटी कैटेगरी। ये जो भी अपन कैटेगरी बनाएंगे उनको अपन टेक्सोनॉमी में स्टडी करेंगे। और जो सबसे बड़ी कैटेगरी होगी उसे अपन देखेंगे कि उसे अपन किंगडम कहेंगे। इन सब के बारे में डिटेल में अभी अपन चैप्टर 1 में स्टार्ट करेंगे। तो वो जो होगा सबसे बड़ी कैटेगरी जो होगी उसे अपन किंगडम कहेंगे। फिर उस किंगडम में भी अपन क्लासिफाई करेंगे, फाइलम बनाएंगे, फिर उसमें भी क्लासिफाई करेंगे क्लास। उससे छोटी यूनिट होगी ऑर्डर, उससे छोटी यूनिट होगी फैमिली, उससे छोटी यूनिट होगी जीनस, और उससे छोटी यूनिट क्या होगी, स्पीसीज, और सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म खुद। तो इस तरीके से अपन इस चैप्टर में देखेंगे कि अपन को अलग अलग तरह की कैटेगरी करनी पड़ेगी। और भी अपन जो है क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो सब अपन को चैप्टर नंबर 1 में स्टडी करना होगा। जब अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें अपन ये देखेंगे कि जो सबसे बड़ी कैटेगरी है जो कि क्या है, किंगडम। तो कितने तरह के किंगडम अपन डिवाइड करें कि सारे लिविंग थिंग को अपन स्टडी कर सकते हैं। तो पहले अपन 2 किंगडम सिस्टम देखेंगे जिसमें सारे लिविंग थिंग्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो आप सब जानते हो, प्लांट और एनिमल्स। उसके बाद अपन 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम, और फिर जो अभी अपन स्टडी करते हैं, जो अपन वैलिड मानते हैं, वो करेंगे, जो कि कौन सा है, 5 किंगडम सिस्टम। और फिर उस 5 किंगडम सिस्टम में से फर्स्ट 3 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, क्या है ये सब, ये भी अपन बाद में करेंगे। वो सारे 3 किंगडम भी अपन चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। फिर पीछे रहेंगे 2 और किंगडम। चैप्टर नंबर 3 में अपन 4th किंगडम करेंगे जो कि होगा प्लांट किंगडम। और चैप्टर नंबर 4 में अपन कौन सा किंगडम करने वाले हैं, एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करने वाले। तो इस तरीके से अपन इस यूनिट में जितनी भी डाइवर्सिटी है लिविंग थिंग में वो सारी स्टडी करने वाले। तो आज के वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। तो देखो, सबसे पहले अपन ये स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। तो ये जो वर्ड है वो 2 और वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है बायो और लोगस। बायो का क्या मतलब होता है, लिविंग, और लोगस का वर्ड होता है टू स्टडी। इसका मतलब बायोलॉजी वो साइंस है जिसमें अपन लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके लिविंग प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या होती है, बायोलॉजी होती है। तो बायोलॉजी इज द साइंस इन विच वी स्टडी लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। मतलब कितने तरह की लाइफ फॉर्म्स हो सकती है, कितने तरह के लिविंग बींग्स हो सकते हैं, और वो कैसे सरवाइव करते हैं, उनके अंदर क्या क्या लाइफ प्रोसेस होता है, वो सब के बारे में स्टडी करते हैं अपन किसमें, बायोलॉजी में। अब ये बायोलॉजी जो है उसको इनिशियली 2 और कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जूलॉजी और बॉटनी के अंदर। इसके बाद में तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप बायोलॉजी आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ब्रांचेज है, लेकिन 2 मेजर ब्रांच अपन स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। एक बॉटनी जिसमें अपन प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, और जूलॉजी जिसमें अपन किसके बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट और सिग्निफिकेंट वर्क थे किसी भी फील्ड में जब कोई करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, फादर कहते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच का। जैसे आप सब 10th से आए तो 10th में अपन ने किया था फादर ऑफ जेनेटिक्स, कौन था, मेंडल। ठीक वैसे वैसे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है,
तो एरिस्टोटल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ये एक फिलोसोफर थे, हिंदी की बुक में इसे अरस्तु भी लिखा गया है, तो अरस्तु बोलो या एरिस्टोटल बोलो, वो फादर ऑफ बायोलॉजी है और वो फादर ऑफ जूलॉजी भी है। उनके एक फॉलोवर्स थे जो फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं, जिनका क्या नाम था, थियोफ्रेस्टस। देखो ये सारी चीजों के बारे में कभी कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, इनिशियली ह्यूमन के पास जितना भी नॉलेज था, उसने उस नॉलेज को यूज करके मतलब दो कैटेगरी बनाई जो भी अपने आसपास थी। उन दो कैटेगरी को अगर अपनी भाषा में बोले तो अपन बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, और उन्होंने नाम दिए थे एनिमेट और इनएनिमेट। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये दो वर्ड दे रखे हैं, तो जो बुक में वर्ड दे रखे हैं उनको आप अच्छे से समझे। लिविंग और नॉन लिविंग नाम से आप समझते हैं, लिविंग के लिए क्या वर्ड यूज करना है अपन को, एनिमेट, और नॉन लिविंग के लिए क्या वर्ड यूज करना है, इनएनिमेट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अपन किन बेसिस पर ये कैटेगरी बना सकते हैं कि ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। देखो आज के पार्ट में अपन यही स्टडी करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक होने वाला है, आप सब जानते हैं ये सब चीजें क्या है, लेकिन फिर भी अपन एक बार करते हैं अच्छे से। तो पहले अपन देखते हैं कि किन बेसिस पर अपन ये क्लासिफिकेशन करेंगे। तो एक तो करेंगे ग्रोथ पे, रिप्रोडक्शन पे, मेटाबॉलिज्म, लोकोमोशन पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे और कॉन्शियसनेस पे। ठीक है, इसमें से 5 आपकी बुक में दे रखे हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। लोकोमोशन में आपको ऐसे ही समझा देता हूं। लोकोमोशन का मतलब किसी चीज का इस तरीके का मोशन होना कि उससे लोकेशन चेंज हो जाए, या फिर किसी चीज में आप एक तरीके से लोकोमोशन को कुछ फिक्स कैटेगरी में आप डिफाइन तो नहीं कर सकते, या फिर किसी चीज में एक सर्टेन वेव में मूवमेंट होना, वो भी मोशन कहलाएगा। तो लोकोमोशन या मोशन आप कुछ भी कह सकते हैं। ये भी एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है। लेकिन आजकल की जो मतलब अपनी डेली रूटीन लाइफ में कुछ नॉन लिविंग चीजें जो है वो भी क्या करती है, मोशन शो करती है। तो इस पॉइंट को कुछ स्पेशली नहीं मानते कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक लोकोमोशन भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। अपन जो इस वीडियो में किन किन पॉइंट पे फोकस करने वाले हैं, ग्रोथ पे, रिप्रोडक्शन पे, मेटाबॉलिज्म पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे और कॉन्शियसनेस पे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किस पॉइंट से, ग्रोथ से। तो सारे लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करते हैं। अब ग्रो करने से अपना क्या मतलब है, तो ग्रो करने से अपना मीनिंग दो चीजों से, एक तो इंक्रीज इन मास और साथ में इंक्रीज इन नंबर। मतलब नंबर में इंक्रीज होना और मास इंक्रीज होना। अब यह मास इंक्रीज का मतलब तो आप सब समझते हैं कि अमाउंट इंक्रीज होना उसके अंदर, और नंबर का मतलब सेल के नंबर से इंक्रीमेंट से। अगर ये दो चीजें होती है तो अपन इसे क्या कहेंगे, ग्रो कहेंगे। अब देखो ग्रोथ जो है वो कभी कभी अपन को नॉन लिविंग थिंग में भी देखने को मिलती है। जैसे कोई बड़ा सा पहाड़ है, उसके ऊपर जैसे जैसे सॉइल या पार्टिकल डिपॉजिट होते जाएंगे उसकी भी ग्रोथ होती जाएगी, तो वो भी ग्रो कर रहा है, उसका भी मास बढ़ रहा है। तो फिर अपन नॉन लिविंग और लिविंग में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो जनरली लिविंग थिंग की जो ग्रोथ होती है वो एक तो कैसी होती है, इंट्रिंसिक होती है, मतलब इंटरनल ग्रोथ होती है, अंदर से ग्रो करता है। जबकि नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो एक्सटर्नल ग्रोथ करता है। जैसे कि जो पहाड़ पे ग्रोथ हो रही है वो ऊपर की तरफ एक्सटर्नल डिपोजिशन की वजह से ग्रोथ हो रही है, और बाहर से किसी चीज की डिपोजिशन की वजह से वो ग्रोथ हो रही है, वो खुद ग्रो नहीं कर रहा। दूसरा, लिविंग थिंग की जो ग्रोथ होती है वो अक्सर इरिवर्सिबल होती है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस नहीं जा सकती। जबकि नॉन लिविंग थिंग की ग्रोथ जो होती है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है। तो देखो अपन क्या लिखेंगे, एक तो आपको देखो एनसीईआरटी में हर चीज का वर्ड अच्छे से मीनिंग समझना। आपको ऐसे नहीं समझना है कि इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, ये तो टाइम पास है। अच्छे से हर चीज पे फोकस करना है, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। तो एक तो यहां पर जो फोकस करने वाली बात है वो ये है कि ग्रोथ कितने तरीके से होती है, या ग्रोथ के दो फैक्टर या दो कैरेक्टर क्या है, तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। दूसरा, नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ करती है, लेकिन उसकी ग्रोथ और लिविंग थिंग की ग्रोथ में क्या डिफरेंस है कि लिविंग थिंग की जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक होती है और इरिवर्सिबल होती है। अब प्लांट और एनिमल में ग्रोथ में अगर डिफरेंस देखे तो उनमें भी डिफरेंस होता है। आप सब जानते हैं अपन ह्यूमन भी एक तरह के क्या होते हैं, एनिमल्स। अपन एक सर्टेन टाइम तक ग्रो करते हैं, उसके बाद अपनी ग्रोथ रुक जाती है, और ये जो ग्रोथ रुक जाएगी, ऐसी ग्रोथ को अपन क्या कहते हैं, लिमिटेड ग्रोथ। उसके बाद अपनी बॉडी में जो नई सेल बनती है वो सिर्फ इसलिए बनती है कि जो डेड हो जाएगी सेल उसको रिप्लेस करे। नंबर इंक्रीज करने के हिसाब से सेल नहीं बढ़ती। जबकि प्लांट जो है वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, ग्रोथ शो करते ही रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। इसको क्या कहते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ।
अब देखो ग्रोथ जैसा भी है, अपन ने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस भी देखा, लेकिन फिर भी अपन इस बात से मुकर नहीं सकते कि नॉन लिविंग थिंग भी क्या करती है, ग्रोथ शो करती है। इसका मतलब ग्रोथ जो है एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है किस किस के बीच में, लिविंग थिंग के और नॉन लिविंग थिंग के बीच में। जब अपन पांचों फैक्टर करेंगे तो आपको इस चीज पे फोकस करना है कि कौन से डिफाइनिंग फीचर नहीं है और कौन से डिफाइनिंग फीचर है। तो ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन जो होता है वो इस तरीके से होता है कि उसमें क्या करता है, कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्पान, जो अपनी ड्यूरेशन होती है उसकी लाइफ की, वो खत्म होने से पहले अपने जैसे के जैसे नए ऑर्गेनिज्म बना लेता है, जिससे उसकी लाइफ क्या रहे, कंटिन्यूअस रहती है, ठीक है। और इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। और ये भी एक तरीका का पॉइंट है जो समझा जाता है कि ये भी चीज कौन शो करता है, सिर्फ लिविंग थिंग्स शो करते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी समझ लेते हैं। वैसे अपन आगे की क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यूनिपेरेंटल जिसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल की तरह बिहेव करेगा एक फीमेल की तरफ, उसे अपन क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो अपनी बुक में यहां पर इस चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। वैसे जैसे जैसे अपन आगे के चैप्टर में स्टडी करेंगे सारे एग्जांपल आ जाएंगे, लेकिन इधर दे रखे हैं तो कुछ उनको भी देख लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ में स्पोर फॉर्मेशन से होता है, जैसे कि एल्गी और फंगस। अभी इन सब के बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे आगे आएंगे अपन देखेंगे। कुछ में बर्डिंग प्रोसेस से होता है, जैसे ईस्ट और हाइड्रा में। कुछ में फ्रेगमेंटेशन से होता है, जैसे फिलामेंटस, एल्गी और फंगस। मॉस का जो प्रोटोनिमा होता है उनमें। अब ये मॉस क्या है, प्रोटोनिमा क्या है, ये अपन इसी फर्स्ट यूनिट में अच्छे से स्टडी करने वाले। नेक्स्ट है कुछ में रीजनरेशन होता है, जैसे प्लेनेरिया में होता है। अब देखो यहां पर एक चीज अच्छे से समझते हैं। देखो लिविंग थिंग जो होते हैं रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लेकिन सारे लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन शो करे ये भी जरूरी नहीं है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे म्यूल जो आप जानते हो, जो एक तरह का हाइब्रिड होता है जो हॉर्स और डोंकी से बनाया जाता है। ये लिविंग थिंग है, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती। जो वर्कर बी होती है, हनी बी जो होती है, उसका जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करते हैं तो उसमें तीन तरह की बी होती है। एक होती है क्वीन जो कि फर्टाइल होती है, एक वर्कर्स होती है वो भी फीमेल होती है लेकिन वो फर्टाइल नहीं होती, और एक होता है ड्रोन जो कि मेल होता है और वो भी फर्टाइल होते हैं। तो वर्कर्स जो हनी बी होती है वो लिविंग थिंग है, लेकिन उसके पास रिप्रोडक्शन की कोई एबिलिटी नहीं है। और साथ में कुछ ह्यूमन कपल ऐसे होते हैं जो किसी प्रॉब्लम की वजह से इनफर्टाइल होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन नहीं प्रोड्यूस कर पाते, वो भी लिविंग है लेकिन वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। इसका मतलब अगर किसी चीज में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो लिविंग थिंग है, लेकिन अगर कोई लिविंग थिंग है तो जरूरी नहीं है वो रिप्रोडक्शन शो करे ही करे। यही वजह है कि रिप्रोडक्शन को भी अपन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानेंगे। तो ना ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ना रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। हाँ, जनरली डिफरेंस होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करता है, लेकिन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन बाकी के पॉइंट को भी देखते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट लेते हैं अपन, मेटाबॉलिज्म। तो देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसे समझने से पहले कुछ और समझते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी किससे बने हैं, केमिकल से बने। देखो अपन ऐसे देखें तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है, आप सब जानते हैं। लेकिन अगर अपन ऐसे सोचे कि सेल भी किसकी बनी हुई है, तो सेल किसी ना किसी केमिकल की बनी होगी, ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब से। और ये सारे क्या केमिकल से। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली किसके बने होते हैं, केमिकल्स के बने होते हैं। और ये केमिकल क्या कहलाते हैं, बायोकेमिकल्स कहलाते हैं। और लिविंग थिंग के अंदर ये बायोकेमिकल्स जो होते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, और कभी कभी कुछ नए बायोकेमिकल्स बनते भी हैं। तो ये जो सब चीजों का कन्वर्जन जो होता है, बायोकेमिकल्स जो होते हैं एक दूसरे में जो कन्वर्जन होता है वो केमिकल रिएक्शन से होता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो एक लिविंग थिंग के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है उन सारी बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं अपन, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक लिविंग थिंग के अंदर होने वाले सारे प्रोसेस कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। अब ये जितने भी प्रोसेस होते हैं, ये जितनी भी रिएक्शंस होती है, इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अपन।
एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। तो अपन ऐसा समझ सकते हैं कि एनाबॉलिक रिएक्शन प्लस कैटाबॉलिक रिएक्शन इक्वल टू मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब सारी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन कंप्लीटली क्या कहलाती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन दोनों में क्या फर्क है। तो एनाबॉलिज्म वाली रिएक्शंस जो होती है वो फॉर्मेशन रिएक्शन है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें बनती है, जबकि कैटाबॉलिक वाली जो रिएक्शन होती है वो ब्रेक डाउन रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शन जो होती है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कैटाबॉलिक वाली रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। इसे मैं एक बेसिक से एग्जांपल से समझा सकता हूं। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक तरह का एनाबॉलिज्म है, इसमें अपन एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, बोले तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं और क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो सिंथेसिस प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। फॉर्मेशन प्रोसेस, एनर्जी रिक्वायर्ड। कौन सा प्रोसेस है, एनाबॉलिक। कैटाबॉलिज्म जो होता है उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, जैसे रेस्पिरेशन। इसमें अपन क्या करते हैं, उनको और तोड़ते रहते हैं, ग्लूकोज को और तोड़ते रहते हैं और उससे क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ब्रेक डाउन रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज होती है, क्या कहलाती है, कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। एक सिंगल मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो अपन लिविंग सेल के बाहर भी परफॉर्म करवा सकते हैं। एक सिंगल सेट ऑफ रिएक्शन वो अपन लिविंग सेल के बाहर भी परफॉर्म करा सकते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में, टेस्ट ट्यूब में या किसी भी कंटेनर में। इस तरीके से परफॉर्म करवाने को अपन क्या कहेंगे, इन विट्रो। अगर देखो ये वर्ड आप आज के बाद अच्छे से याद रखना, इन विट्रो वर्ड कभी भी आए तो इसका मतलब होता है कोई भी लिविंग प्रोसेस को अपन लिविंग थिंग में अंदर ना करा कर किसी आर्टिफिशियल मीडियम में बाहर करवा रहे तो उसे अपन कहेंगे इन विट्रो। ठीक है, तो इन विट्रो एक सिंगल मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक सिंगल जो रिएक्शन होती है उसे अपन लिविंग भी नहीं कह सकते, उसे नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक सिंगल रिएक्शन से तो क्या पता चलेगा कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि वो तो बाहर भी करवाई जा सकती। लेकिन जो सेट ऑफ रिएक्शंस होती है पूरी मेटाबॉलिक रिएक्शन में, तो क्या आती है, सारी रिएक्शन का सम आता है, तो वो सिर्फ किस में हो सकती है, लिविंग थिंग में हो सकती है। इसी वजह से मेटाबॉलिज्म अगर कोई थिंग परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या होगा, लिविंग होगा। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर है। देखो अगर अभी तक आप ये नहीं समझे कि डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब है कि क्या ये प्रॉपर्टी शो करता है तो वो 100% लिविंग होगा और नहीं शो करे तो नॉन लिविंग होगा। क्या फीचर ऐसा है, तो देखो ग्रोथ के केस में अपन ने कुछ एक्सेप्शन देखे थे, अपन ने रिप्रोडक्शन में भी कुछ एक्सेप्शन देखे थे। म्यूल जो था वो लिविंग था लेकिन रिप्रोडक्शन शो नहीं कर पा रहा था। यही वजह कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं माना। लेकिन मेटाबॉलिज्म जो होता है एक तरह का कैसा होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। और इसी मेटाबॉलिज्म से अपना अगला टॉपिक आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। और सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, लाइफ की। इसका मतलब अगर किसी में एक सेल है या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत सारी सेल है, तो वो 100% क्या होगा, लिविंग होगा। और अगर नहीं है उसमें तो नॉन लिविंग होगा। एनीथिंग लेस देन अ सेल डजंट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल से कम कुछ भी है तो वो लाइफ की या लिविंग थिंग की गारंटी नहीं देता, और अगर वो लिविंग है तो भी इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है। जैसे वायरस जब अपन स्टडी करेंगे तो उसमें एक सेल जैसा कंप्लीट सेटअप नहीं होता। तो आप आगे आने वाली क्लास में स्टडी करेंगे कि वायरस जो है वो लिविंग साइन तभी शो कर पाता है जब वो और किसी लिविंग थिंग के अंदर हो। वो इंडिपेंडेंटली क्या नहीं कर सकता, लिविंग थिंग शो नहीं कर सकता, लिविंग थिंग की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो अगर किसी चीज में सेल नहीं है या सेल जितना भी उसका स्ट्रक्चर नहीं है तो वो पक्का क्या होने वाला है, नॉन लिविंग होने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन क्या समझ सकते हैं कि जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये डार्क करके रिएक्शन मतलब लाइन दे रखी है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, लास्ट प्रॉपर्टी करते हैं जिसको अपन कहते हैं कॉन्शियसनेस। देखो कॉन्शियसनेस क्या होता है, एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरमेंट, मतलब अपने आसपास के एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें चल रही है उसे सेंस करना, उसे पता करना, ये एबिलिटी। और रेस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। और उन चेंजेस के टूवर्ड्स में रेस्पॉन्ड करना उसे अपन क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। या एक वर्ड आया जिसको कहते हैं स्टिमुलाई, ये एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड होगा स्टिम्यूलस। ठीक है,
अब ये होता क्या है, तो अपने आसपास में कुछ भी चेंज हो उसे अपन क्या कहेंगे, स्टिमुलाई। जैसे कोई आवाज आए, ये भी एक स्टिमुलाई है। मान लो कोई मेरे को पिंच करे, ये भी एक स्टिमुलाई है। मान लो टेम्परेचर में मेरे आसपास चेंज हो, ये भी एक स्टिमुलाई है। तेज हवा चल गई, वो भी एक स्टिमुलाई है। कोई मुझे टच करे, वो भी एक स्टिमुलाई है। तो अपने आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का चेंज क्या कहलाता है, स्टिमुलाई कहलाता है। तो लिविंग थिंग जो होता है वो उस स्टिमुलाई को सेंस करता है, पहले पता करता है कि हाँ चेंज हो रहा है, और फिर उसके टूवर्ड्स में किसी ना किसी तरह का रिस्पॉन्ड करता है। ये ऐसा करना क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है, और ये सारे लिविंग थिंग में होता है। अब आप में से कुछ बच्चे से सोच रहे होंगे कि हाँ एनिमल में तो होता है, प्लांट में नहीं होता। ऐसा गलत है, प्लांट भी करते हैं। अगर मैं एक कमरा लूं और उसमें चारों तरफ से अंधेरा कर दूं और कमरे के सिर्फ एक कॉर्नर से सनलाइट आने दूं, तो जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ क्या करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। इसका मतलब उस प्लांट को भी पता चल रहा है कि लाइट किस तरफ से आ रही है। इसका मतलब एवरी लिविंग थिंग जो होता है उसके पास कॉन्शियसनेस होती है। एक ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर्म द प्रोकैरियोट से। प्रोकैरियोट क्या होता है, सबसे बेसिक कैटेगरी होती है लिविंग बींग्स की, जिसमें एक सेल तो होती है लेकिन सेल पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, उसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। आने वाले वीडियो में अपन इसके बारे में भी स्टडी करेंगे कि प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है। तो प्रोकैरियोट से लेकर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक सारों के पास ये एबिलिटी होती है, कौन सी, कॉन्शियसनेस वाली। ह्यूमन बीइंग जो होती है उसके पास एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है, वो आसपास की चीजों में जो चेंजेज होता है उसको पहचान के उसके टूवर्ड्स में तो रेस्पॉन्ड करता ही है, कॉन्शियसनेस तो है ही है उसके पास, लेकिन उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। मतलब वो अपने खुद के बारे में भी थोड़ा कॉन्शियस है। जैसे कि अपन कैसे दिखते हैं, अपनी हेयर स्टाइल कैसी है, अपन कैसे हैं, खुद के बारे में भी अपन सोचते हैं। ये सब सोचना सिर्फ ह्यूमन के पास है और किसी के पास नहीं है। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमन बींग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन ही ऐसे हैं, ओनली ऑर्गेनिज्म हु आर नॉट ओनली कॉन्शियस और अवेयर अबाउट आउटसाइड एनवायरमेंट। वो खुद के बारे में भी क्या होता है, कॉन्शियस होता है। इसको क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। और सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में होती है। इसका भी कुछ कारण होगा, तो उसके दो कारण है। एक तो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है वो जरूरत से ज्यादा डेवलप है, और ह्यूमन के पास कम्युनिकेशन स्किल है, वो एक दूसरे से बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, उससे उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस और बढ़ गया। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं कि कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, तो ऑफ कोर्स कॉन्शियसनेस एक क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। अपन यहां लिखा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी होती है, तो कॉन्शियसनेस भी एक क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, तो नहीं। सेल्फ कॉन्शियसनेस तो सिर्फ और सिर्फ किसमें था, ह्यूमन में था। तो कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर होगा। तो जो अपन ने 5 पढ़े हैं उसमें से कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म ये डिफाइनिंग फीचर्स में आते हैं, जबकि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर में नहीं आते। इस तरीके से आज के वीडियो को अपन एंड करते हैं। आज के वीडियो में अपन ने क्या क्या स्टडी की कि ये यूनिट के बारे में इंट्रोडक्शन लिया, चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन लिया, और व्हाट इज लिविंग इस टॉपिक के बारे में डिटेल में स्टडी की। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तब तक आप सब लोग इसे अच्छे से नोट कीजिए, इसे अच्छे से पढ़िए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।